हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो क्या आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या आप शेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं? क्या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं? कौन सी चीज़ पर रेस्ट्रिक्शन है और कौन सी चीज़ पर लिमिटेशन है? बहुत फ़र्क है इन दोनों वर्ड्स में। रेस्ट्रिक्शन का अलग मतलब होता है और लिमिटेशन का अलग मतलब होता है। रेस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है कि वो चीज़ आपके लिए कम्प्लीटली बैंड है, और लिमिटेशन का मतलब है कि वो चीज़ बैंड नहीं है, लेकिन आपको अपनी सीनियर अथॉरिटीज़ को इंटीमेट करना होगा एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में कि आपने इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन में फ़र्क है। तो कौन सी चीज़ों पर रेस्ट्रिक्शन है और कौन सी चीज़ों पर लिमिटेशन है? अगर लिमिटेशन वाले एरिया में जाकर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कहाँ रिपोर्ट करना है, कौन से फॉर्मेट में रिपोर्ट करना है, सारी कंप्लीट डिटेल्स आज आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं रेस्ट्रिक्शंस की। उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पर ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट मैंने खोला हुआ है, इस पीडीएफ डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन की। क्या चीज़ है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट है, यानी कि पूरी तरह से बैंड है? तो स्टॉक ट्रेडिंग। अगर आप फ्रीक्वेंटली बाइंग और सेलिंग करते हैं शेयर्स में, जैसे कि स्टॉक ट्रेडिंग कहते हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग भी कहते हैं, तो अगर आप इस तरह की ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए पूरी तरह से बैंड है, वो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं, वो अलाउड है, लेकिन उसके लिए लिमिटेशन है। आपको अपने सीनियर अथॉरिटीज़ को रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। रिपोर्टिंग आपको सारे केसेस में नहीं करनी है। यहाँ पर एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट बताई गई है। अगर उस लिमिट के ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट चली जाती है तब आपको सीनियर अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करना होगा कि हाँ, मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से स्टॉक ले सकते हैं, शेयर्स ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लिमिटेशन क्या है यहाँ पर? तो इसके लिए ये एक मेमोरेंडम इशू हुआ था, और इस पीडीएफ डॉक्यूमेंट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये एक मेमोरेंडम इशू हुआ था जिसमें कि इन्होंने 1964 में जो सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स बनाए गए थे उसको रिवाइज कर दिया था। पहले जब 1964 में ये रूल आया था उस समय क्या यहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट थी कि आपको अपने सीनियर अथॉरिटीज़ को कब इंटीमेट करना होगा? तो जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, ग्रुप ए, बी, सी और डी। तो ग्रुप ए और बी ऑफिसर्स के लिए रूल था कि अगर उनका शेयर्स, सिक्योरिटीज़, डिवेंचर्स या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर का मतलब होता है जनवरी टू दिसंबर। जनवरी टू दिसंबर के बीच में अगर ग्रुप ए और बी के ऑफिसर्स का इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है तो उन्हें अपनी सीनियर अथॉरिटीज़ को लिखित में, रिटन में इंटीमेट करना होगा कि हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और ये हमारी ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स हैं। इसी तरह से ग्रुप सी और डी के बारे में भी रूल बनाया गया था कि अगर उनका टोटल ट्रांजैक्शन शेयर्स, सिक्योरिटीज़, डिबेंचर्स या फिर म्यूचुअल फंड्स में एक्सीड कर जाता है 25,000 रुपये से ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर, तो उनको अपने सीनियर अथॉरिटीज़ को इंटीमेट करना होगा रिटन में कि मेरी ये इन्वेस्टमेंट्स हैं और मेरा इन्वेस्टमेंट 25,000 रुपये से एक्सीड हो गया है। इस पीडीएफ के एंड में आपको प्रोफॉर्मा भी दिया गया है कि किस तरह से आपको सीनियर अथॉरिटीज़ को इंटीमेट करना है। प्रोफॉर्मा अभी आपको दिखाएंगे, इसके पहले आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं कि रूल पहले क्या बनाया गया था। इसके बाद इन्होंने इसे रिवाइज़ किया है, 2019 में रूल को रिवाइज़ कर दिया गया और अब ये 50,000 और 25,000 वाले रूल कैंसिल हो गए हैं। अब क्या रूल आ गया है वो पढ़ते हैं। तो इसके सेकेंड नंबर पैरा में क्या लिखा है इन्होंने? सबसे पहले इन्होंने कहा है कि सब रूल 1 ऑफ रूल 16 प्रोवाइड्स दैट नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल स्पेक्यूलेट इन एनी स्टॉक, शेयर और अदर इन्वेस्टमेंट। स्पेक्यूलेशन पूरी तरह से बैंड है, स्टॉक ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते हैं। It has also been explained that frequent purchase or sale or both of shares, securities or other investments shall be deemed to be speculation within the meaning of sub rule। किसी भी तरह की ट्रेडिंग अगर वो स्पेक्यूलेशन के अंदर कवर हो रही है, स्पेक्यूलेशन की डेफिनेशन के अंदर कवर हो रही है तो वो पूरी तरह से बैंड है। बट
The occasional investments made through stockbrokers or other persons duly authorized and licensed or who have obtained a certificate of registration is allowed in this rule. Occasional investment allowed है, मतलब आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिवेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप कभी कभी इन्वेस्ट करते हैं और आप उसे लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं. With a view to enable the administrative authorities to keep a watch over such transactions, it has been decided that intimation may be sent in the enclosed proforma to the prescribed authority in respect of all government servants. तो एक प्रोफॉर्मा बनाया गया है, अगर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से आपकी इन्वेस्टमेंट एक्सीड हो जाती है तो आपको उस प्रोफॉर्मा में अपने जो भी सीनियर अथॉरिटीज़ हैं आपकी उनको इंटीमेट करना होगा. उसके बाद रूल क्या है, इफ़ द total transactions in shares, securities, debentures, mutual funds, scheme, etc. exceeds 6 months basic pay of government servant during the calendar year. अगर ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर जनवरी टू दिसंबर के बीच में अगर आपका इन्वेस्टमेंट शेयर्स में, सिक्योरिटीज़ में, डिबेंचर्स में या म्यूचुअल फंड्स में एक्सीड कर जाता है, किससे, आपकी 6 मंथ की बेसिक पे से, जितनी भी आपकी बेसिक पे है उसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. अगर उससे ज़्यादा आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इनमें से किसी भी चीज़ में तो आपको अपनी सीनियर अथॉरिटीज़ को इंटीमेट करना होगा प्रिस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मा के अंदर. प्रोफॉर्मा यहाँ पर इनक्लोज किया हुआ है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप इसे ओपन करके देख सकते हैं कि आपको प्रोफॉर्मा में क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी होती है. और अगर आप चाहें तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल के इसको फिलअप करके अथॉरिटीज़ को सबमिट कर सकते हैं. नहीं तो मुझे लगता है कि शायद गवर्नमेंट ऑफिसेज में इस तरह की ये इंटीमेशंस मिल जाती होंगी, अवेलेबल होंगी, जिससे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फिलअप करके दे सकते हैं. इसके बाद आगे लिखा है टू बी सबमिटेड बाय 31 जनवरी ऑफ सब्सिक्वेंट कैलेंडर ईयर. आपको 31 जनवरी तक इंटीमेशन देना है. सब्सिक्वेंट कैलेंडर ईयर 2019 में आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको रिपोर्टिंग कब तक करनी है, आपको 31 जनवरी 2020 तक इंटीमेट करना होगा अपनी सीनियर अथॉरिटीज़ को. अब दूसरी चीज़ आती है कि क्या आप किसी कंपनी का आईपीओ ले सकते हैं. आईपीओ पर भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप आईपीओ ले सकते हैं किसी भी कंपनी का, लेकिन रेस्ट्रिक्शन कहाँ पर है कि आप किसी भी आईपीओ की प्राइस फिक्सिंग में इन्वॉल्व ना हो, और दूसरा कि आप जिस भी कंपनी का आईपीओ ले रहे हैं उस कंपनी के साथ आप डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रिलेट ना करते हो, आपका कोई भी इंटरेस्ट ना हो उस कंपनी में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली. अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेट नहीं करते हैं, आप प्राइस फिक्सिंग में इन्वॉल्व नहीं हैं, तो आप बेहिचक उस कंपनी का आईपीओ ले सकते हैं. आईपीओ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, शेयर्स, डिवेंचर, सिक्योरिटीज़, म्यूचुअल फंड्स लेने पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन लिमिटेशन है. आपको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मा में रिपोर्ट करना होगा सीनियर अथॉरिटीज़ को अगर 6 मंथ बेसिक पे से ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट हो गया है. रेस्ट्रिक्शन कहाँ पर है, शेयर ट्रेडिंग पर. आप स्पेक्यूलेशन ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं. इसके बाद प्रोफॉर्मा देखते हैं क्या दिया हुआ है. 4th पेज पर आपको प्रोफॉर्मा मिल जाएगा. इसमें आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी है, नेम, डेजिग्नेशन, सर्विस टू विच बिलोंग्स, एम्प्लॉय नंबर, स्केल ऑफ पे एंड प्रेजेंट पे. इसके बाद 3rd पॉइंट में आपको डिटेल्स देनी है ट्रांजैक्शंस की. इसके बाद जिस भी पार्टी के साथ आपने ट्रांजैक्शंस किए हैं उसकी डिटेल देनी होगी कि क्या आप उस पार्टी के साथ रिलेट करते हैं. इसके बाद 5th पॉइंट में है सोर्सेज फ्रॉम विच फाइनेंस, मतलब कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका सोर्स क्या था, क्या आपने वो पर्सनल सेविंग से किया है या आपको कहीं और से कोई इनकम आ रही है जिसके थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट किया है. यहाँ पर आपको अपनी सोर्स बतानी होगी इनकम की कि कहाँ से आपको वो पैसा मिला जो आपने इन्वेस्ट किया है. इसके बाद अगर आप कोई और ज़रूरी फैक्ट हो जो आप बताना चाहते हो तो वो बता सकते हैं 6 नंबर पॉइंट में. इसके बाद नीचे डिक्लेरेशन है जहाँ आपको साइन करना है और प्लेस एंड डेट बताना है, और जस्ट ये फॉर्म आपको फिलअप करके अपनी सीनियर अथॉरिटीज़ को सबमिट कर देना है. तो बस फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पर यहाँ क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं और क्या लिमिटेशंस हैं. होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा. चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि दूसरे लोगों को भी पता चल सके कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ऊपर कितनी रेस्ट्रिक्शंस हैं या लिमिटेशंस हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे. स्टे सेफ एंड हेल्दी. बाय बाय.